Hello friends, good morning. Arbitration and Conciliation Act 1996 के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आर्बिट्रेशन के संबंध में आपको पूरी जानकारी दिया कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 क्या है और इसके तहत कैसे कार्रवाई होती है, कैसे अवार्ड का निर्माण होता है और कैसे उसका इन्फोर्समेंट होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन क्या है और उसके तहत जो अवार्ड्स आते हैं उसके इन्फोर्समेंट की क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है। तो मैंने पिछली क्लास में आर्बिट्रेशन से संबंधित जानकारी आपको दे दी है। अब आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कॉन्सिलेशन। व्हाट इज कॉन्सिलेशन? कॉन्सिलेशन क्या है? कॉन्सिलेशन मीन्स द सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। बिना कानूनी पचड़े में पड़े हुए, बिना मुकदमेबाजी के विवाद को सुलझाने की जो व्यवस्था है वो कॉन्सिलेशन कहलाता है, कॉन्सिलेशन के तहत आता है। कॉन्सिलेशन यानी सुलह। तो जब कभी पक्षकारों के बीच विवाद होता है और उस विवाद को बिना न्यायालय गए हुए या अन्य कोई प्रक्रिया एडॉप्ट किए हुए सुलझाने की व्यवस्था की जाती है तो वह सुलह अधिनियम के तहत किया जाता है। सेक्शन 61 जो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का सेक्शन 61 यह बतलाता है कि सुलह का एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ कॉन्सिलेशन। यहाँ एक चीज़ बता देना हम आवश्यक समझ रहे हैं कि जैसे हमने आर्बिट्रेशन में आपको बताया, आर्बिट्रेशन मध्यस्थम, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ और उसकी प्रक्रिया के दौरान दिए गए निर्णय को आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। उसी तरह यहाँ कॉन्सिलेशन में ध्यान देने की चीज़ है कि कॉन्सिलेशन सुलह, और उस सुलह की प्रक्रिया में जो सहयोग करता है उसको कॉन्सिलेटर, सुलहकर्ता, जो सुलह की प्रक्रिया में पक्षकारों को उनके विवाद को सुलह करने में, सुलझाने में सहयोग करता है, वो सुलहकर्ता होता है। और सुलह हो जाने पर जो निर्णय आता है उसको सेटलमेंट बोलते हैं, कहा जाता है। तो सुलह में जैसे आर्बिट्रेशन में अवार्ड ग्रांट होता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, सुलह में सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट की भी स्थिति वही है जो एक अवार्ड की होती है। जैसे अवार्ड का इन्फोर्समेंट होता है, ठीक वैसे ही एक सुलह सेटलमेंट जो है उसका भी इन्फोर्समेंट होगा यदि वो कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत किया गया है। तो वैसी स्थिति में उसका भी इन्फोर्समेंट जैसे अवार्ड का इन्फोर्समेंट होता है ठीक उसी तरह होगा। तो सुलह किसी भी विवाद के लिए पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद के लिए बिना न्यायालय में गए यदि पक्षकार चाहें तो वह सुलह की प्रक्रिया को अपना सकते हैं और
उसमें भाग ले सकते हैं। अब सुलह की प्रक्रिया अपनाने में क्या होता है, कैसे होता है, तो सेक्शन इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने विवाद को सुलह करने के लिए निमंत्रित करता है और उसके निमंत्रण पर यदि दूसरा पक्षकार 30 दिनों के भीतर उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सुलह करने के लिए तैयार होता है, तो वैसी स्थिति में पक्षकारगण अपने विवाद को सुलझाने के लिए सुलहकर्ता को नियुक्त करते हैं, जो पक्षकारों के विवाद को देखते हुए उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद पक्षकारों से राय विचार कर मशविरा करके उनके विचारों की जानकारी प्राप्त करके उस मामले को कैसे सुलह होगा, किन बिंदुओं पर सुलह हो सकता है, इसका एक एजेंडा तैयार करते हैं और उसी पर आगे चलते हुए उसको पक्षकारों के बीच के विवाद को सुलह करवा देते हैं। तो यह कार्य जो है सो सुलहकर्ता का होता है। इसमें सेक्शन 63 जो है वो बतलाता है कि नंबर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्सिलेटर्स। कॉन्सिलेशन में कॉन्सिलेटर सुलहकर्ता का संख्या क्या होगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये चीज़ जो है सो इसमें बताया जाता है। अब यह पक्षकारों पर निर्भर करता है कि पक्षकार जो है कितने सुलहकर्ता नियुक्त करते हैं। एक सुलहकर्ता दोनों पक्षकार नियुक्त करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं। ये नंबर निर्धारित करने का काम पक्षकारों का होगा। पक्षकार जो है तो कितने सुलहकर्ता को नियुक्त करना है इसको तय वो करेंगे और उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा इस चीज़ का निर्धारण भी पक्षकार खुद करेंगे और अपने अपने तरफ से उस तय किए हुए के अनुरूप अपनी ओर से सुलहकर्ता को नियुक्त करेंगे, जो आगे उनके मामले को, उनके विवाद को समझ बूझकर और सुलह की प्रक्रिया में आगे बढ़ाएगा या काम करेगा। ये सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जो है वो सेक्शन 64 में दिया गया है। उसके बाद पक्षकार से बात करके सुलहकर्ता उनके बीच के विवाद के संबंध में पूरी जानकारी लेकर और उस जानकारी के उपरांत दूसरे पक्षकार से या उसके सुलहकर्ता से सुलह के बिंदुओं को बनाकर तय करके और उन पर 1 to 1 बातचीत करके एक एजेंडा के तहत उसको किन किन बिंदुओं पर यह विवाद जो है वह सुलह हो सकता है, तो उसकी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं और एक सुलह के बिंदु पर, निर्धारित बिंदु पर जब सभी पक्षकार पहुंच जाते हैं और यह सहमति बन जाती है, यह साहब कि इस बिंदु पर सुलह किया जा सकता है, तो सभी पक्षकारों के बीच सुलह के सिद्धांत पर सहमति हो जाने के बाद उसका एक लिखित प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसको पढ़कर पक्षकारगण संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होकर पक्षकारगण उस पर अपनी सहमति देते हुए उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं एवं उनके हस्ताक्षर के समर्थन में
उनके द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्सिलेटर सुलहकर्ता भी हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर वह सेटलमेंट तैयार होता है। यदि सारी चीज़ निर्धारित हो जाने के बावजूद भी कोई पक्षकार उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है और आगे भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में ये सारी प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो व्यर्थ की हो जाती है, यानी कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब हम आर्बिट्रेशन में होते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्रेटर को पावर होता है कि वो अवार्ड ग्रांट करेगा समुचित सुनवाई करके, लेकिन कॉन्सिलेशन में हम देखते हैं कि कॉन्सिलेटर को अवार्ड या सेटलमेंट ग्रांट करने का अधिकार नहीं है। उसको तरह तरह के उपाय बताकर और उन विवादों के लिए एक सेटलमेंट लाने की व्यवस्था की गई है कि साहब सहमति बने पक्षकारों के बीच और उनका विवाद उस बिंदु पर आकर सलट जाए, इसका प्रयास वो करते हैं। यदि लास्ट मोमेंट में भी दस्तखत करने सब कुछ होने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि दस्तखत करने के समय भी अगर पक्षकार विड्रॉ कर जाता है उस सेटलमेंट से, तो वैसी स्थिति में वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ पक्षकार और उसके कॉन्सिलेटर उस सेटलमेंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वहाँ पर वह सेटलमेंट फाइनल हो जाता है और फिर उस सेटलमेंट का उसी तरह इन्फोर्समेंट होता है, किया जा सकता है जैसे अवार्ड का इन्फोर्समेंट किया जाता है। इसके लिए सेक्शन 67, 68, 66 में उसका प्रोसीड्योर बताया गया है, कैसे क्या होगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन 73 में सेटलमेंट अवार्ड आता है और उसके बाद 76 टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं तो आगे इससे बताया जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट जो है तो कॉन्सिलेशन समाप्त हो गया है। कॉन्सिलेशन में भी इतना ही चीज़ होता है जैसे आर्बिट्रेशन में होता है। सिर्फ ध्यान रखने की चीज़ है कि आर्बिट्रेशन में जाने के लिए आर्बिट्रल अवार्ड का होना अनिवार्य है, लेकिन कॉन्सिलेशन में जाने के लिए आर्बिट्रल एग्रीमेंट का होना अनिवार्य है, लेकिन कॉन्सिलेशन में जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पूर्व एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है, न ही कहीं किसी मुकदमेबाजी में जाने की आवश्यकता है। विवाद उत्पन्न होने के बाद दूसरे पक्षकार को आमंत्रित करके और सहमति बना करके सुलहकर्ता की नियुक्ति करके इस प्रक्रिया को एडॉप्ट करके अपने विवाद को सलटाया जा सकता है। ओके, थैंक यू।